हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बिहार एसआई के लिए मुख्य प्रश्न जो रुक्मणी प्रकाशन से होगा प्लेटफॉर्म सीरीज से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। ये प्रश्न है दोस्तों कैलेंडर का। तो आप लोग कैलेंडर पढ़े होंगे तो इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आयुष का जन्मदिन 22 मई को हुआ है और नीरव का जन्मदिन 30 अक्टूबर को हुआ है। तो 22 मई से 30 अक्टूबर तक कितना दिन होगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो मई का महीना 31 का लगता है, तो 31 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। और जून लगता है, जून होता है 30 दिन। और जुलाई 31 का लगता है। और अगस्त भी 31 का लगता है। और सितंबर सितंबर लगता है 30 का। और अक्टूबर हमसे बात किया है 30 अक्टूबर तक, तो 30 अक्टूबर का जोड़ेंगे। अक्टूबर 30। सबका आप लोग जो सबके क्या करेंगे, इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे आप लोग, इसका आएगा 161। तो इसको सिंपली अब क्या करना है, सप्ताह में 7 दिन होता है तो इसको आप 7 से भागा दे देंगे। इसको 7 से भागा देंगे, 7 दूनी का 14, 2 7 या 21, ये 3 बार में कट जाएगा। यानी शेष के रूप में क्या बचा, 0 बचा। तो यानी शेष के रूप में 0 बचा। तो आयुष आयुष का जन्म सोमवार को हुआ था, इसीलिए नीरव का भी जन्मदिन सोमवार को होगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक दौड़ता है, उड़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 110 किलोमीटर तक उड़ता है, और अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है। एकदम सिंपल है फ्रेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ऊपर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाहिने ईस्ट होता है और बाएं वेस्ट होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है, एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर उत्तर की ओर उड़ता है। 40 किलोमीटर हो गया उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 40 किलोमीटर दौड़ उड़ता है। फिर इसके बाद बोल रहा है पूर्व की ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर उड़ता है। पूर्व की ओर हो जाता है 50 किलोमीटर, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 110 किलोमीटर, उत्तर की ओर 110 किलोमीटर, और अपनी बाईं ओर मुड़ता है। यानी बाईं ओर हो जाएगा, ई पट्टी इस तरफ, यानी उत्तर, यानी पूरब, पूरब सॉरी दोस्तों, पूरब हो जाएगा इधर, पूरब बाईं तरफ पूरब हो जाएगा। बाईं ओर 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर हो जाएगा। और बोल रहा है अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहाँ है। तो आप देखिए, 40 किलोमीटर तो ये हो गया, 110 किलोमीटर ही हो गया, तो यहाँ पर भी तो 110 किलोमीटर हो जाएगा। 110, क्योंकि ये समानांतर है, समांतर दूरी है, तो इसलिए 110 यहाँ हुआ, तो इसलिए भी 110 ये हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा। तो 40 यहाँ हो गया, 110 यहाँ हो गया, 140 और 10, 40 और 110 कितना हो जाएगा, 150, यहाँ 150 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। तो 150 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी उत्तर होता है ऊपर से नीचे, नॉर्थ और साउथ, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 150 किलोमीटर उत्तर। अगला प्रश्न है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पठार, स्थल डबरू मध्य, प्रायद्वीप, वितरिका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वितरिका। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिसे वितरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल
वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ती है, रुक जाती है, कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति हमेशा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन है कीप, प्लेट, ईम या डिस्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कीप। कान की बाहरी आकृति कीप के आकार की जैसी होती है। कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? ऑप्शन है 15वीं, 16वीं या 17वीं या 18वीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल गुंबज 17वीं सदी में बनाया गया था। गोल गुंबज बीजापुर में है। अगला प्रश्न है, उपन्यास दिए गए विकल्पों में से सही चुनना है हमने। तो ऑप्शन पहला है उपन्यास एटोनमेंट के लेखक यान मेकवान है, मेकएवान है, सही है। और ऑप्शन दूसरा है उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक एल रॉन हवार्ड हैं, यह गलत है। उपन्यास ऑप्शन 3 उपन्यास व्हाइट टीथ के लेखक जेडी स्मिथ है, ये ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और 1 और 3। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेले काम सी शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है ए, बी और सी 6 और 9 और 18 दिन में करते हैं। इसको आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 9, 18 का एलसीएम हो जाएगा 18। तो 6 से भागा दीजिए 18 में, तो ये 3 बार में कटेगा। 9 से भागा दीजिए 18 में, तो ये 2 बार में कटेगा। 18 से भागा देंगे 18 में, तो 1 बार में कटेगा। यानी ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 18 काम को कितना दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। बी किसी काम को 9 दिनों में करता है, तो 18 काम करेगा 2 दिन में। और सी 18 दिन में किसी काम को करता है, तो 18 काम को कितना दिन में करेगा? तो 1 दिन में काम करेगा। और हमसे बोला गया है वे सभी मिलकर एक दिन काम करते हैं। वे सभी मिलकर, देखिए ए 3 काम करता है 1 दिन में, बी 2 काम करता है और सी 1 काम करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। तो 6 काम हो गया, और 6 मिलकर करते 1 दिन काम करते 6 दिन, यानी पूरा काम हो जाएगा 6 काम। और हमसे बोला गया था टोटल काम कितना आया था? 18 आया था। टोटल काम 18 आया था, तो 6 में से 18 में से 6 जाएगा तो 12 हो गया, बच गया। और हमसे क्या पूछा है, अकेले सी कितना दिन में करेगा? तो सी का कार्य क्षमता कितना आया था? तो 1 आया था। तो सिंपली इसे 1 से भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा 12, मतलब यानी 12 दिन में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अकेले 12 दिन में कर देगा। अगला प्रश्न है, एक 500 रुपये की शर्ट और 1000 रुपये की एक पैंट का जोड़े पर क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 जोड़े पैंट खरीदा है तो उसे कितने प्रतिशत प्रभावी छूट मिली है? सिंपल है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। एक शर्ट की कीमत कितना है? 500 रुपया। हमसे पूछा है 2 शर्ट की कीमत। एक जोड़े पैंट की कीमत 1000 रुपया है। तो हमसे पूछा है 3 जोड़ा, तो 2 जोड़ा शर्ट की पूजा का कितना? 2 गुने 500 प्लस 3 जोड़ा पैंट, तो 3 गुने 1000 हो जाएगा। 3 गुने 1000 हो जाएगा। और हमसे पूछा है क्या प्रभावी छूट कितना है? तो इसको हो जाएगा ये शर्ट पर कितना छूट दे रहा है? 20%। तो 2 गुने 500 गुने शर्ट पर छूट दे रहा है 20%, यानी 20/100 प्लस 3 जोड़े पैंट का दाम है 1000 बटे इस पर छूट कितना दे रहा है? 40%। तो 40 गुने
100। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर एक ऊपर कट जाएगा। इसका आप करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आप करेंगे तो आ जाएगा ये 200 प्लस आ जाएगा ये 1200। 200 प्लस 1200 यानी 1400 रुपया। 1400 रुपये की उसे छूट मिलती है, 1400 रुपये की छूट मिलती है। इसका दाम पूरा कितना हो जाएगा, टोटल दाम 3 गो जोड़ा पैंट है तो हो जाएगा 3000 प्लस 500 के 2 गो शर्ट है यानी 1000। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1400 बटे 4000 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसको 4 से आप काटिएगा तो 35 बार में एक कट जाएगा, इसलिए 35% इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 37 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपली आपको इसका मान बैठा देना है। तो 37 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। इसको भीम के जोड़ कर दीजिए, सिंपल है। तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 1 + 1/√2 हो जाएगा। सैंतीस डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। इसको 1 कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में यानी 1, माइनस 2 बार भी कट जाएगा 2√2 यानी हो जाएगा 2√2, 1 माइनस 2√2 भागा 2। तो देखिए कोई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन सा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, सऊदी अरब। G20 शिखर का सम्मेलन करने वाला पहला सऊदी मतलब टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, 2019 का चुना गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटा थनबर्ग को। अगला प्रश्न है हाल ही जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा का पहली बार उपयोग किया गया है। तो हाल ही में राज्यसभा में संथाल भाषा को राज्यसभा में सम्मिलित किया गया, मतलब पहली बार उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, पहला में यूपी हो जाएगा और तीसरा में बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का। चिल्का एक झील है जो उड़ीसा में है, जबकि मानस, कान्हा और दुधवा नेशनल पार्क ये सब बाघ संरक्षित परियोजना है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है और कान्हा एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है और मानस ये असम में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। लिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है। तो गंगा नदी का भारत में उद्गम है, जबकि सिंधु का मानसरोवर में है। मानसरोवर तिब्बत में से निकलती है ये। अगला प्रश्न है
बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य बिहार का गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान नृत्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। डेन्यूब हो जाएगा काला सागर, डेन्यूब हो जाएगा काला सागर, राइन हो जाएगा उत्तरी सागर, और रोन हो जाएगा भूमध्य सागर, और लायर हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? शिवाजी, टीपू सुल्तान, या संभाजी, या हैदर अली? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो एक बार, बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। अगला प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडा और चिकन। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित? अंडा और चिकन से। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे बड़ी श्रृंखला पर्वत है एंडीज, जो उत्तरी अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नाथुला सिक्किम में स्थित है, जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, सही है, और पालघाट केरल में है, ये भी सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ में टोडा जनजाति का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सनाई वादक का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से संबंधित है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आय। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किए थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर। स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राखीगढ़ी, जबकि धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का भारत में स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को पुणे में किए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागपुर में। नागपुर में
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान स्थित है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा रूपांतरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय हरित वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो लोकसभा की बैठक में आयोजित होने के लिए न्यूनतम कुल सदस्य भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो प्रोटोजोआ के अलावा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है एमाइलेज। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है। यदि उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितना होगा? किसी राशि पर 10% 545 रुपया है, उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर से प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर P इंटू यानी मूलधन P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस मूलधन। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है 525, हमें मूलधन निकालना है। तो 1 प्लस R प्रतिशत कितना दिया है? 10% बटे 100, टाइम दिया है 2 वर्ष, माइनस P। तो सॉल्व करते हैं इसको। प्रतिशत बटे 100, टाइम दिया था 2 वर्ष, माइनस P। इसको सॉल्व कर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 525 इक्वल टू P इंटू हो जाएगा 11/10 की पावर 2 माइनस P। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 525 121/100, P था तो इसको P से गुना कर देंगे, माइनस P। फिर इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 525 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 21 P/100। इसको बट 21P/100। P बराबर हो जाएगा 100 इंटू 525/21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका P के माना जाएगा 2500 रुपया, यानी मूलधन 2500 रुपया आ जाएगा। मूलधन 2500 रुपया आ गया। तो हमको अब क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय P इंटू R इंटू T/100। तो हमें कितना आ गया था? मूलधन कितना है? 2500,
बटे प्रतिशत हमको क्या बोला है, आधी हो जाएगी, प्रतिशत आधी हो जाएगी, तो 5% टाइम, टाइम हो जाएगा दोगुना, टाइम बोला है हमसे कि टाइम दोगुना समय, 4 हो जाएगा टाइम, 2 दिया है तो दोगुना टाइम हो जाएगा बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 500, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन और एक प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है। यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें बराबर दिया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा जुड़ जाती है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला है, ट्रेन की लंबाई हमें निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लंबाई यानी दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। चाल कितना दिया है, चाल दिया है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दिया है, तो 90 किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। समय दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो इसको काट दीजिएंगे, 18 पचे 90 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 छक 150, यानी आ जाएगा इसका 1500 हो जाएगा। जो 1500 हो गया कितना, ट्रेन की लंबाई आ गया 1500, ट्रेन की लंबाई 1500 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों बराबर थी, तो यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों बराबर थी, तो यानी 1500 को 200 भागा दे देंगे, यानी 750, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा ऑप्शन डी 750। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भाग 3 में हमसे ये बात कहा गया है, संविधान का आत्मा भाग 3 में कहा गया है, और ये है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां यानी 52वां संशोधन संबंधित है। तो दल बदल से, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संविधान का 52वां संविधान दल बदल से संबंधित है, जो 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना था। सिक्किम एक नया राज्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन द्वारा बना था 1975 में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस वायु वर्ग के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुनिश्चित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आलम राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। बाकी सभी आलमगीर उत्तर प्रदेश में, बनमाली हरियाणा में, दयाद महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के समय का जीवक बिम्बिसार के दरबार से संबंधित है। बिम्बिसार के दरबार में जीवक रहते थे। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे। तो नैनार शिव के भक्त थे।
जो ननार की संख्या 63 थी। एक वो था अलवार, अलवार थे जो वैष्णव के संत थे। इसका नैनार कौन थे? तो नैनार हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी को गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नमक सत्याग्रह के समय आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिए थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सोने के सिक्का। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना, ऑप्शन ए। एनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए। और बात करेंगे तो 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को भाषा को प्रोत्साहन देगा। अगला प्रश्न है, मचकुंद बिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तलचर, कोरापुट, रायगढ़, एंगुल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरापुट। मचकुंद बिजली परियोजना कोरापुट में स्थित है। नहावा सेवा भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक है, वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। तो नहावा सेवा भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सॉकर या सोसर। फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है या सोसर भी कहा जाता है। गोल्फ को पोलो नहीं कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। बिलियर्ड्स को वॉलीबॉल नहीं कहा जाता, ये भी गलत है। वॉलीबॉल को फुटबॉल नहीं कहा जाता, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला है? कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण या किशनगंज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है कैमूर। बिहार का सर्वाधिक सघन वन वाला जिला है कैमूर। समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस द्वारा फैलता है, जबकि डिप्थीरिया, हैजा और मलेरिया ये सब जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से। जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली की रोग हो जाती है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या हाइपोथैलेमस। तो इसका सही ऑप्शन होगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में हाइपोथैलेमस शरीर की ताप को नियंत्रित करता है। हड्डी उर्वरक की भांति इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें होता है क्योंकि हड्डी उर्वरक की भांति कार्य करती है, इसीलिए इसमें फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीन्स आनुवांशिक इकाइयाँ निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होती है? तो जीन्स आनुवांशिक इकाइयाँ क्रोमोसोम में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लीवर यानी यकृत। यकृत है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। अगला प्रश्न है,
एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन रहेगा टिटनेस। टिटनेस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। यह वयस्कों में दिया जाता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का कपड़े से स्याही और जंग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।